अच्छा क्लास देखें, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। ठीक है, zoology पोर्शन। बॉटनी पोर्शन हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब हमारी बॉडी ठंडी हो रही होती है तो बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस होती हैं, या हम ऐसी क्या चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वापस गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर का मतलब है बॉडी की मेंटेनेंस ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में ऐसा क्या होता है कि जो आपकी बॉडी मेंटेन कर रही होती है। और ये मोहम्मद वकार अली को तो आप जानते ही होंगे। चलो खैर आगे चलते हैं। अच्छा खैर, तो देखें विंटर में हम अपने आप को जो हॉट करते हैं तो उसके दो मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कहलाता है बिहेवियरल मैकेनिज्म और एक हमारे पास कहलाता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। दो अलग अलग मैकेनिज्म है। एक को हम कह रहे होते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म और एक को हम कह रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। बिहेवियरल मैकेनिज्म का मतलब है हम खुद अपनी विलिंग से क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से हम क्या कर रहे हैं। और जो बॉडी हमसे बगैर पूछे कर रही होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, फिजियोलॉजिकल। मतलब हम अपने आप की फंक्शनिंग इंटरनल क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, डेट इज फिजियोलॉजिकल। ठीक है, और हमारे कंट्रोल में क्या क्या है, डेट इज बिहेवियरल मैकेनिज्म। तो बिहेवियरल मैकेनिज्म हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो पहले मैं आपको बिहेवियरल मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। क्लास के आखिर में आपको सब आता होगा। अच्छा खैर, देखिए बिहेवियरल मैकेनिज्म हम तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक है वार्म लोकेशन। ठीक है, वार्म लोकेशन का मतलब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे गर्मी हो। वो तो जाहिर है जब सर्दी होगी तो ऐसी इलाके में जाएंगे जहां गर्मी हो। ठीक है, प्लस सेकंड आपके पास लिखा हुआ है एडिशनल क्लॉथ्स। वो भी एक जाहिर बात है, कॉमन सेंस है। जब सर्दी होगी तो जाहिर है आप ज्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में आप कम कपड़े पहनते हैं। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है पुटिंग ऑन एडिशनल क्लॉथ्स। ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, हडलिंग। हडलिंग हडलिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ जुड़ जाना। जैसे एक ग्रुपिंग कर लेना, या एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के करीब आ जाए। इससे होता क्या है कि हमारी एक दूसरे की बॉडी में से ना हीट निकल रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जो पहला पर्सन है उसकी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो दूसरी वाली बॉडी के अंदर चली जाएगी, और दूसरी वाली बॉडी के अंदर से जो हीट निकल रही होगी वो पहले वाली बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो हम ये भी कर सकते हैं हडलिंग। हडलिंग क्लोज टुगेदर विद ईच अदर या विद ईच अदर इंडिविजुअल्स। सो तीन मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू हम विंटर सीजन को कॉप कर सकते हैं। एक वार्म लोकेशन है, मींस कि हम एक ऐसी एरिया में चले गए जहां पे गर्मी है, हमने और कपड़े पहन लिए और हम एक दूसरे को हग करना शुरू कर रहे हैं या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी हीट हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है और हमारी हीट उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो डेट इज कॉल्ड हडलिंग। अच्छा बेटा, आप वीडियोस ऑन क्यों करते हैं? अब एक एक करके मैं आपको पिक्चर से शो करा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत गर्म होते हैं। ये आपके पास वॉलनट हो गया, चिलगोजे हो गए। खैर चिलगोजों की तो औकात नहीं है। वो वॉलनट हो गया, बादाम हो गए, ये सब बहुत गर्म होते हैं। तो आप इनको अगर यूज करेंगे तो भी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। पीनट्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप आग जला के बैठ सकते हैं कहीं पे भी। ये सारा कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल से सब आपको क्लेरिफाई हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से एक और मैंने एग्जांपल्स दे दी कि जरूरी नहीं है आप किसी और के साथ बैठें। देखें, आप अपने पापा के साथ भी बैठ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है। फिर इसके अलावा आप गर्म चीजें खा सकते हैं, कॉफी है, चाय है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। सेकंड ये देखें, ये हडलिंग है, इसे हम हडलिंग कहते हैं। ह्यूमंस में तो इस तरह की हडलिंग नहीं होती, लेकिन एनिमल्स में इस तरह की हडलिंग हो रही होती है। अब होता क्या है इससे कि एक बॉडी की जो हीट होती है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी उससे अटैच है। इस तरह से एक दूसरे की हीट ट्रांसफर होते 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 इनकी बॉडी जो है वो हीट अप होने लग जाती है। बेटा इसलिए कट रही है क्योंकि आपका नेट ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखें, ये पिजन की एग्जांपल है। पिजन में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। पिजन में हो गया या पोल्ट्री ऑर्गेनिजम्स में हो गया। पिजन देखें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जुड़ जाते हैं। जितनी ज्यादा सर्दी होती है पिजन की बॉडीज एक दूसरे से उतना ही अटैच होना शुरू हो जाती हैं। मैकेनिज्म अगेन सेम है कि एक बॉडी में से हीट निकलेगी, जाहिर बात है उसे दूसरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो बॉडी वार्म होना शुरू हो जाएगी। अगेन हडलिंग। ये देखें मुर्गियों के अंदर भी ऐसा होता है। अगर आपने कभी मुर्गियां पाली हो और बिल्कुल से बहुत ज्यादा सर्दी है
तो एक मुर्गी दूसरे मुर्गी से बिल्कुल चिपक जाएगी। और यहाँ पे देखें 7-8 मुर्गियां आपको नजर आ रही हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हुई हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से बेचारे इंसान भी हैं, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर दी है। अच्छा, फिर क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो सब तो ये काम कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी मैं आपको हल बता देता हूँ। तो इसके लिए हल आपके पास ये है, आप घोड़ा भी ले सकते हैं, तो घोड़े के साथ कटलिंग कर लें, ये आपके ऊपर है। खैर, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल से हमने पढ़ा कि दो मैकेनिज्म से हम बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं। एक को हम कह रहे हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म और एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है। बिहेवियरल मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में डिफरेंस ये है कि बिहेवियरल मैकेनिज्म हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। भाई जब तक मेरी मर्जी नहीं है मैं हडलिंग कैसे कर लूंगा, जब तक मेरी मर्जी नहीं है मैं कपड़े कैसे पहन लूंगा, ऐसा ही है ना, जब तक मेरी मर्जी नहीं है मैं चल के कैसे जाऊंगा। तो जो कुछ आपकी मर्जी से हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल मैकेनिज्म, ठीक है। और जिसमें आपसे पूछा नहीं जाता और ब्रेन खुद ब खुद अपनी एक्टिविटी को प्ले कर रहा होता है, उसे हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कहते हैं। बॉडी फंक्शनली अपने आप को इंटरनली कैसे चेंज कर रही है। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की भी दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है बॉडी कांप रही है, बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास नॉन शिवरिंग। एक तो हम ये करते हैं कि हम अपनी बॉडी को तेज तेज मूव करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी वाइब्रेट होने लग जाती है। जब हमारी बॉडी पूरी वाइब्रेट होती है तो भी हीट जनरेट होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म भी है, उसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, वो हम ऐसा ऐसा करके डिस्कस करते हैं अभी। सो शिवरिंग में आपको पता है शिवरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही होगी। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखा दूंगा। सो वो यही कह रहे हैं कि इन वेरी कोल्ड वेदर, जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी, बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम होगा, शिवरिंग अकर्स इन द मसल्स, मसल्स के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। शिवरिंग का मतलब कांपना, हिलना तेज तेज, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी मसल्स के अंदर बॉडी के। अच्छा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि जब मजीद बहुत ज्यादा सर्दियां होंगी तो आपकी जो मसल्स हैं उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उस मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी, इसे हम शिवरिंग कहते हैं। अब कुछ और मैकेनिज्म्स भी हैं इसी के साथ ही। अब देखें, हमें पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, अगर आपको याद हो। एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट कंटिन्यूअसली रिलीज होती है। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, जहरी बात है बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी, और जब बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी तो जहरी बात है वो विंटर सीजन को कॉप कर सकता है, ठीक है। अब देखें बॉडी में होने वाले रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस मेटाबॉलिज्म को तो हमने इतना डिस्कस किया है। खैर, सो वो यही कह रहा है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकम फास्टर, जो रिएक्शन की स्पीड है वो तेज हो जाएगी। क्यों, अगर रिएक्शन की स्पीड तेज होगी तो रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, और अगर रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हीट रिलीज होगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें से हीट निकलती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वही एनर्जी तो हमें हीट अप करेगी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो फास्ट होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जब हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो हम क्या हो जाएंगे, वार्म्ड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म समझ आ रहा होगा बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट निकलती है केमिकल से। अगर हम अपनी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, जिसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो जब हम अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करवाएंगे तो जाहिर है बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। जब ग्लूकोज ब्रेक होकर हमें एनर्जी देगा तो वो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करेगी बॉडी को वार्म करने के लिए। अब यही कह रहा है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और वो आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकम फास्टर, ठीक है। जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी तो क्या होगा, रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन जल्दी होगा, बॉडी के अंदर हीट ज्यादा जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी, मेरी बॉडी जल्दी गर्म होगी। अब मैकेनिज्म देख लें ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है।
इन दिस मैकेनिज्म हार्मोन्स आर इन्वॉल्व। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इसमें 2 हार्मोन है, पहले आपको एक का बता रहा है। वो आपसे कह रहा है एड्रेनालीन। एड्रेनालीन कोई नई चीज नहीं है, मैंने आपको बताया था एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन और एड्रेनालीन दोनों सेम है, ठीक है। आप एपिनेफ्रीन पढ़ लें या एड्रेनालीन बोलते हैं, दोनों सेम है बिल्कुल। इसी तरह से हमने पढ़ा था नोर एपिनेफ्रीन, तो नोर एपिनेफ्रीन कहें या नोर एड्रेनालीन कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये जो एड्रेनालीन की बात कर रहा है ना, वो एपिनेफ्रीन की बात कर रहा है, और एपिनेफ्रीन का पूरा मैकेनिज्म आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के अंदर। सो आपसे यही कह रहा है कि हार्मोन है जिसे हम कह रहे हैं एड्रेनालीन, वो प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड के साथ, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से क्या मिलता है हमें, एड्रेनालीन मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रीन। अब आप लिख लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़ाहिर है लिख लें। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है, सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड में से एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं एड्रेनालीन, ठीक है। वो एड्रेनालीन क्या करता है, रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर वो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देगा, अगर वो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देगा तो क्या होगा, अब रिएक्शन फास्ट होगा। जब रिएक्शन फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज ब्रेक होगा। जब जल्दी जल्दी ग्लूकोज ब्रेक होगा तो जाहिर है ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद हमें मिलती क्या है, एनर्जी मिलती है। बेटा हॉर्मोन्स जो है ना सोनिया, हॉर्मोन्स हम ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो बनने के बाद डायरेक्टली ब्लड में चले जाएं, उसे हम हार्मोन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हार्मोन ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बनने के बाद डायरेक्टली कहाँ चले जाएं, ब्लड में चले जाएं, इन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एक हार्मोन तो आपके पास ये था, नो एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनालीन। एक और हार्मोन है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होता है, हलक के अंदर होता है। तो थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेटेड थायरॉक्सिन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिस हार्मोन आल्सो इंक्रीज रेस्पिरेशन। ये हार्मोन भी क्या करता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देता है, और जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है तो जहरी बात है हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सर एड्रेनालिन हार्मोन की बात कर रही हूँ बेटा। एड्रेनालिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर से निकलता है जिसे हम एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रीन कहते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन का काम ये होता है रेस्पिरेशन को बढ़ाना, हार्ट रेट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ठीक है, ये सब कर रहा होता है। अब शिवरिंग में रिलीज नहीं बेटा, जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, जब शिवरिंग स्टार्ट होती है ना तो शिवरिंग में होता क्या है, हमारे मसल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में आ जाते हैं। जब हमारे मसल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में आ जाते हैं तो जाहिर बात है अब हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब हमारी बॉडी को हीट चाहिए होती है ना तो मेरी बॉडी क्या करती है, शिवरिंग स्टार्ट कर देती है। शिवरिंग का मतलब क्या है, बॉडी का कांपना, बॉडी की मूवमेंट, बॉडी जल्दी जल्दी मूव करती है। जब बॉडी जल्दी जल्दी मूव करती है, मसल्स के अंदर भी पार्टिकल्स तेज तेज मूव करते हैं। जब पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे, पार्टिकल्स टकराएंगे, रिएक्शन फास्ट होगा। इनडायरेक्टली रिएक्शन हमें फास्ट करवाना है। तो वो यही कह रहा है कि बॉडी में शिवरिंग की वजह से क्या होता है, मसल्स के अंदर मूवमेंट आ जाती है, और जब मसल्स के अंदर मूवमेंट आ जाती है तो वहां पे रिएक्शन तेज होने लग जाते हैं जिसकी वजह से हीट ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि इसके पीछे 2 हार्मोन्स हैं, एक आपके पास कौन सा है, एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रीन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ा देता है। जहरी बात है, जब ज्यादा ग्लूकोज होगा तो ज्यादा ब्रेक होगा, जब ज्यादा ब्रेक होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये तो आपको पता है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जब ज्यादा ग्लूकोज ब्रेक होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, सिंपल। तो एपिनेफ्रीन कर ये रहा है कि ग्लूकोज को ब्लड में लेके जा रहा है, ताकि ज्यादा ग्लूकोज होगा तो वो ज्यादा ही ब्रेक होगा, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, सॉरी थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, हमारे गले के अंदर भी एक हार्मोन ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी किसे रिलीज करता है, थायरॉक्सिन को रिलीज करता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। जब रेस्पिरेशन बढ़ती है, रेस्पिरेशन का मतलब भी वही है, फूड का ब्रेक होना। तो जब रेस्पिरेशन बढ़ती है
इसका मतलब फूड का ब्रेकडाउन बढ़ गया, और जब फूड का ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो जाहिर बात है हीट जनरेट होगी। अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक हो रहा है, जब ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक होगा एनर्जी ज्यादा आएगी, एनर्जी ज्यादा आएगी हीट ज्यादा आएगी, खत्म बात, सिंपल। अब इस शिवरिंग को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आपने, खैर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देख लो, ऐसे ही हो रहा होता है ना, जब आपको सर्दी लग रही होती है तो आप तेज तेज अपने बाजुओं पे हाथ फेर रहे होते हो, या अपने हाथों पे आप फूंके मार रहे होते हैं, कुछ इस तरह से आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, आपकी मसल्स कांप रहे होते हैं, ये शिवरिंग है, सिंपल। अच्छा खैर, नॉन शिवरिंग पे आ जाइए। इसी तरह से नॉन शिवरिंग के अंदर भी आपके पास तीन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। एक आपके पास हेयर का है, हेयर में क्या होता है, हेयर इरेक्शन हो जाती है और गूज बम्स बन जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप पहचान भी जाएंगे, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो सबसे एक काम ये हो सकता है कि आपके हेयर्स इरेक्ट हो सकते हैं, आपके बाल बिल्कुल खड़े हो जाएंगे कांटों की तरह। सेकंड आपके पास क्या है, ब्लड फ्लो, आपका जो ब्लड फ्लो है स्किन स्किन की तरफ वो कम होना शुरू हो जाएगा, अभी बताता हूँ इससे होता क्या है। फिर तीसरी चीज है फैट, फैट अगर ज्यादा होगा तो आपको सर्दी कम लगेगी, क्योंकि फैट में से हीट पास नहीं होती इतनी आसानी से, फैट जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। अभी हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं इसे। मैंने आपको बताया कि नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म जो है वो तीन है, शिवरिंग का तो एक ही था, वो तो आपको पता लग गया हार्मोनल कंट्रोल से हो रहा है। नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म तीन है, एक हम कह रहे हैं हेयर, हेयर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, सर के बाल खड़े नहीं होते, बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हाथों के बाल खड़े हो जाएंगे, पाँवों के बाल खड़े हो जाएंगे, बैली पे अगर है तो वो खड़े हो जाएंगे, जहां भी हैं शोल्डर पे वो सब बाल जो है वो खड़े होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी जब हम आगे चलते हैं तो। स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसी तरह से फैट, बॉडी अपना फैट का लेवल बढ़ाना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर फैट का लेवल बढ़ेगा तो फैट में से हीट पास नहीं होती, ठीक है। रॉन सर हाँ रोंदे खड़े हो जाना, अबे क्या बकवास कर, चलो खैर आगे चलते। इरेक्शन ऑफ हेयर, देखें हेयर जो है वो वर्टिकल, जाहिर बात है जब खड़े होंगे तो वर्टिकल पोजीशन में ही होंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो लेटना होता है, तो जाहिर बात है हेयर खड़े हो जाएंगे वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, जब वर्टिकल पोजीशन में वो खड़े हो जाएंगे ना तो एक ब्लैंकेट बन जाएगा। बेटा सवाल कैसे करते हैं आप लोग, चैप्टर कौन, बेटा पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। देखिए अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, खैर पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस। जी जी बेटा, नॉन शेवरिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ही है, बॉडी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हेयर जो है वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर इरेक्ट होते हैं, हेयर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं वर्टिकल पोजीशन पे सीधा ऊपर की तरफ। अच्छा, जिसकी वजह से एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें कंबल का एहसास दिलाता है, वो भी हम देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। अच्छा, किस वजह से ये सब होता है, एक हमारे हेयर के अंदर एक मसल होता है, जहाँ पे हेयर अटैच होता है ना, उस स्किन के बिल्कुल नीचे एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं इरेक्टर पिली। इरेक्टर पिली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसी इरेक्टर पिली पे लोड पड़ता है वो क्या करता है, वो हेयर को खड़ा कर देता है फाड़ करके। इस तरह से जब सारे इरेक्टर पिली खड़े हो जाते हैं तो बॉडी के ऊपर हेयर्स का एक ब्लैंकेट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लग रही होती। अच्छा, ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब ही हो, जब विंटर सीजन हो, मैं अभी आपको थोड़ा डायग्राम से भी करता हूँ। एक तो आपके साथ साथ मैसेज आ रहे हैं, दूसरी बात आप वीडियो साथ में ऑन कर देते हैं, दूसरी बात साथ साथ आपको ऐड भी करना पड़ता है, ठीक है। सो मैंने आपको यही बताया, इरेक्शन ऑफ हेयर में क्या होता है, बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वहां पे एक ब्लैंकेट का एहसास हमें मिलता है, ठीक है। अब जाहिर बात है जो हवा है वो पहले हेयर्स पे लगेगी, हेयर्स पे लगेगी, जो बचेगी वो हमारी बॉडी पे लगेगी। अच्छा, हेयर्स खड़े किस वजह से हो जाते हैं, एक मसल्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर जिसे हम कहते हैं इरेक्टर पिली, वो इरेक्टर पिली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे ही वो इरेक्टर पिली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हेयर खड़े हो जाते हैं, वो रिलैक्स होते हैं हेयर बिल्कुल सो जाते हैं। तो इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं, डायग्राम तो इसकी खैर बहुत अच्छी अच्छी थी लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं की यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक नहीं था। ये देखें, ये सैंपल है थाइस का, और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना तो देखिए ये बिल्कुल हेयर इस तरह से खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जब खड़े हो जाते हैं हेयर्स बहुत सारे, तो यहाँ पे एक ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है, और जब ब्लैंकेट फॉर्म हो जाता है
तो फिर हमें सर्दी नहीं लग रही सर। बेटा आप अभी तो आई हैं क्लास के अंदर। सर रोंगटे खड़े होना जी। अच्छा, तो भाई इस तरह से बॉडी के ऊपर हेयर्स खड़े हो जाते हैं। जब वो हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो भाई हमें सर्दी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं है जब आपको सर्दी लग रही हो जब ही हो। ऐसा जब भी हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा खुश हों, और जब हम बहुत ज्यादा खुश हों फीलिंग की वजह से, और हमारे अंदर बहुत फील आ रहा हो। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा फील आता है ना, जब भी हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं इसी तरह से, बिल्कुल एक ये मैकेनिज्म है। और इसके अलावा जब एक ऐसा सॉन्ग जो हमारे दिल को छू जाता है ना, बिल्कुल जब हम बहुत ही कोई प्यारा सॉन्ग सुन रहे होते हैं, वो नहीं डीजे वीजे वाला नहीं, बहुत ही कोई सुरीला सॉन्ग, तो अगर हमने उसे फील कर लिया ना, तो भी आपके इसी तरह से हेयर सेलेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो भाई सर्दी की वजह से भी हो सकते हैं, सॉन्ग की वजह से भी हो सकते हैं, और फीलिंग्स की वजह से भी हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, सैड सॉन्ग नहीं, सैड सॉन्ग नहीं, जिसको सुन के आप खुश हो, जिसको सुन के आप खुश हो, ठीक है, उनकी वजह से। खैर, आगे चलते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आ ही गया होगा समझ। जी जी। सारे गानों के नाम आप मुझे बता रहे हैं। हाँ वही सब, सब यही है, सब यही है बेटा, सब यही है। ये देख लीजिए, हाथों का सैंपल भी देख लीजिए, इसको बहुत जूम करके लिया है, तो ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है। हाँ बेटे, मुझे सारे गाने याद हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, आप मुझे चैट पे बता रहे हैं, मुझे आते हैं, सब आते हैं मुझे। अच्छा खैर, ये देखें, उसके बाद मैंने आपको एनाटॉमी दिखा दी थोड़ी सी। मैंने आपको बताया था कि मसल्स होते हैं। सो ये देख रहे हैं आप, यही रेक्टल मसल्स है, इसको मैं पॉइंटेड कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये ये जो मसल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इरेक्टर प्ली। इरेक्टर प्ली जैसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हेयर बिल्कुल खड़ा हो जाता है जाके। सो ये मैकेनिज्म है, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। आगे चल लेते हैं। फिर आ जाते हैं रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन। सर आवाज बेटा। खैर, रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन, ये आपसे क्या कह रहा है, जहां पे स्किन है वहां पे आप ब्लड फ्लो को क्या कर दें, कम कर दें। बेटा आप मेरे ख्याल से आपका माइक ऑन नहीं होगा शायद। Why not? एक मिनट, इन्हें आंसर कर दो। अच्छा खैर, तो बेटा इसमें वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास जो ब्लड है, आपके पास जो ब्लड है जो स्किन की तरफ जा रहा है, आप उसे क्या कर दें, कम कर दें, उसका फ्लो कम कर दें। देखो, जब भी ब्लड के पार्टिकल्स मूव करेंगे, आपको पता है अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसे कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर। फिजिक्स में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ 1/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ही स्पीड आ रही है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो थक जाती है ना। क्यों थक जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे बॉडी मूव करती रहती है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी खत्म होती रहती है। बिल्कुल इसी तरह से सेल है या लिक्विड है या कोई भी चीज है, कोई पाउडर है। सो जैसे जैसे कोई पाउडर, कोई लिक्विड मूव करते रहता है तो उसकी एनर्जी कम होती रहती है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो, फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, अगर आप ब्लड को लेके जाओगे स्किन की तरफ, ठीक है, अगर आप ब्लड फ्लो बढ़ा दोगे स्किन की तरफ, तो क्या होगा, ब्लड में से सारी की सारी हीट निकल रही होगी। जब ब्लड में से सारी की सारी हीट निकल रही होगी तो वो कहाँ जाएगी, स्किन पे, और स्किन से कहाँ जाएगी, बाहर। इसका मतलब आपकी बॉडी में पहले ही हीट नहीं थी। दूसरी बात, अगर आप ब्लड फ्लो बढ़ा दोगे स्किन की तरफ, तो क्या होगा, आपके ब्लड में से जब जब ब्लड मूव करता है कंटिन्यूसली, उसमें से हीट निकल रही होती है। अब डिपेंड करता है ब्लड कितना गर्म है। अगर खून ज्यादा गर्म होता है तो जहरी बात है, एनर्जी भी ज्यादा निकलती है। तो जब आप ब्लड को लेके जाते हो स्किन की तरफ, तो ब्लड में से एनर्जी निकल के जाती है स्किन की तरफ, और स्किन से बाहर एटमॉस्फेयर में। तो आपकी बॉडी पहले ही ठंडी हो रही थी, दूसरी बात आपने बॉडी को और ठंडा कर दिया। तो होता क्या है, हम स्किन की तरफ हम स्किन की तरफ ब्लड को कम कर देते हैं। बॉडी क्या करती है, स्किन की तरफ, सरफेस की तरफ ब्लड को कम कर देती है, ब्लड फ्लो को कम कर देती है, और इंटरनल ऑर्गन्स तक ब्लड को बढ़ा देती है।
जब भी आपकी स्किन बिल्कुल सफेद हो रही होती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं होता, बिल्कुल चेहरा सफेद हो रहा होता है। मतलब वो तो खैर बेस से भी होता है, लेकिन मारल में मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरा वाला सफेद, अब समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप ब्लड फ्लो कहाँ करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, जिसकी वजह से होगा क्या, अब ब्लड की जब देखो ब्लड ने तो मूव करना ही है, अगर ब्लड मूव नहीं करेगा तो फिर तो बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती, तो ब्लड मूव करेगा और इस ब्लड को हम कहाँ ले जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स तक। इंटरनल ऑर्गन्स तक हम फ्लो बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ब्लड की सारी हीट निकल के कहाँ जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स तक। और इंटरनल ऑर्गन्स पे वही हीट फैक्टोरी होगी, क्योंकि अगर आप स्किन तक भेज दोगे तो वो फिर स्किन से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्किन डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एटमॉस्फेयर के। लेकिन मेरे फेफड़े, मेरे गुर्दे, मेरी किडनी, ये तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं है ना, लेकिन स्किन तो कांटेक्ट में है। इसका मतलब अगर आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया स्किन की तरफ, तो स्किन की तरफ एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर स्किन की तरफ एनर्जी भी बढ़ेगी, सारी की सारी एनर्जी स्किन एटमॉस्फेयर पे ट्रांसफर कर देगा। आई बात समझ में? भाई हीट तो निकलती है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है हीट निकलती है। दूध होता है गरम गरम, हम दूध की फेटी मारते हैं, तो देखा है आपने, जब एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध डाल रहे होते हैं तो हीट निकलती है, वो बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें स्टीम नजर आ रही होती है। यहाँ पे हमारा ब्लड तो जहरी बात इतना गर्म नहीं होता, वरना तो ऑर्गन्स ही रप्चर हो जाएंगे। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है ना, तो उसमें से हीट निकलती है, और वो हीट ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो जब आप स्किन की तरफ हीट अप्लाई, जब स्किन की तरफ ब्लड फ्लो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी हीट स्किन पे जाएगी, और स्किन क्योंकि एटमॉस्फेयर से टच है, वहां से स्किप होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम स्किन तक ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। दिस इज वन ऑफ द बकवास। देखें, वेजो कंस्ट्रक्शन कर ली। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, वेन्स जो है ना, हमने आर्टरीज को सुकेड़ दिया बिल्कुल। आर्टरीज को नैरो करना, ब्लड वेसल्स को नैरो करना क्या कहलाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन। लिखूं मैं? चलो जल्दी से मेंशन कर देता हूं, आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है बेटा, वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को नैरो करना, नैरोइंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास लिखा हुआ है वेसो डायलेशन, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए इसका रिवर्स क्या होता है। सो वेसो डायलेशन के मतलब होते हैं एक्सपेंडिंग, वेसल्स फैल रही हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग और डायलेटिंग, एक्सपेंडिंग और डायलेटिंग। अब ब्लड वेसल्स फैल रही हैं, मतलब इनका डायमीटर जो है वो बड़ा हो रहा है, ब्लड वेसल्स। तो वो आपसे यही कह रहा है कि ब्लड वेसल्स बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगी। जब जाहिर बात है ब्लड वेसल्स छोटी छोटी हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, तो उसमें से ब्लड इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जब ब्लड इतनी आसानी से नहीं जाएगा तो सप्लाई कम हो गई। ठीक है, स्किन की तरफ ये काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, जिसकी वजह से हीट जो है वो कंजर्व हो गई। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर हो भी तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, जब हम ये पढ़ेंगे कि हमें गर्मियों में कैसे रहना है। बेटा 3 मिनट रह गए। अरे सर, ड्राई स्किन, जी जी जी, ड्राई स्किन। बेटा टॉपिक नेम, अच्छा मैं दोबारा बता दूंगा अगली क्लास में। खैर, सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन क्या है, देखें, जिसकी बैली ज्यादा होती है ना, आपने देखा है कुछ लोगों का पेट बहुत सारा होता है, जिसका पेट जितना ज्यादा होगा उसके पेट में उतना ही ज्यादा फैट होगा, और जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा फैट है वो हीट को उतनी अच्छा कंजर्व कर सकता है, उसकी बॉडी में से हीट निकल के बाहर नहीं जाती। इस वजह से नहीं जाती क्योंकि फैट की वजह से उसके मसाने ही बंद हो जाते हैं, पोर्स ही बंद हो जाती हैं। जब उसके पोर्स ही बंद हो जाएंगे तो जाएंगे कैसे। और दूसरी बात, फैट जो है ना वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, फैट जो है वो इंसुलेटर है। तो वो आपसे यही कह रहा है, मैमल्स के अंदर जो फैट है वो सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। और एडिपोज टिश्यूज हैं कहाँ, स्किन के नीचे। बेटा देखें, इसको एक दफा आपने खुद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसको इतनी फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूँ, मैं अगर इसको इतनी फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूँ, तो वो मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया हुआ है। आप भी जब इस पर वर्क करेंगे ना थोड़ा बहुत, आप इसको बिल्कुल इजीली पिकअप कर लेंगे। सो मैमल्स के अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर।
ठीक है। एडिपोज टिश्यूज कहाँ होते हैं? स्किन के बिल्कुल नीचे, नीचे वाली लेयर में होते हैं। चर्बी देखिए जब खाल फट जाती है, कभी अगर आपने रोड को अगर आपने कभी हग किया हो, तो रोड को हग करने के बाद आपकी स्किन पूरी फट जाती है और बिल्कुल चर्बी की क्लियर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज। कभी करके देखिएगा, मैं तो अभी दिखा नहीं सकता आपको, यहाँ कैमरा नहीं है मेरे पास। सो फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फैट आपके पास बैड कंडक्टर है हीट का, तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसका मतलब उसके अंदर से हीट पास नहीं होती, बस सिंपल। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो एंड हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। सो मेरे पास टाइम ही नहीं है, वरना मैं रिपीट कर देता। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। बेटा मैमल्स में स्टोर होता है, बिल्कुल मैमल्स में स्टोर होता है, फिशेस में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। मैमल्स में और इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा होता है। वेल हो गई, इन सब में। थैंक यू सर, यू टीच। अरे वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ पहले तो। आपको कोई क्यूरी है? अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो फिर आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए।